जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिवीजन वीडियो चल रहा है और 1 मई से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा सभी सेकेंड ईयर के लिए। तो जो आपका 23 से 24 है उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेनियर्स रो क्या है। देखिए यह MSN2 क्या है। मैं MSN2 का आज हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे अच्छे 2 प्रश्न को। चलिए करते हैं शुरू। मेनियर्स रोग किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध लिखिए। मेनियर्स रोग क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो मेनियर्स रोग होता है, इसके कारण बताना है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। मेनियर्स रोग के बारे में देखते हैं। मेनियर्स रोग क्या होता है। देखिए मेनियर्स रोग जो होता है यह आपके इंटरनल ईयर का एक रोग है, समझ गए। मेनियर्स डिजीज जो है यह एक रोग है जिसमें आपका इंटरनल ईयर में जो इंडोलिफ की मात्रा होता है वह असंतुलन हो जाता है। इंडोलिफ भरा होता है, द्रव होता है, जिसकी मात्रा असंतुलन हो जाता है आपके इंटरनल ईयर में। ठीक है, इसमें तेज चक्कर आने लगता है, व्यक्ति को धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लगता है, वह कानों में घंटियां बजना, टिनिटस जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। समझ गए। तो मेनियर्स रोग में सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंडोलिफ की मात्रा असंतुलित हो जाता है। यह अंतःकरण का एक रोग है, मतलब कान के 3 लेयर होता है ना, एक बाहरी और एक मध्यम, एक आंतरिक। तो यह आंतरिक लेयर का जो है, जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है, उसका जो है यह एक रोग है जिसमें इंडोलिफ की मात्रा असंतुलन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को तेज चक्कर आता है, धीरे धीरे सुनाई देना बंद कर देता है, कानों में घंटियां बजने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं मेनियर्स में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिए। कारण क्या होता है इसके होने का। कारण होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, मतलब जो स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र है उस फंक्शन में विकार हो जाता है। समझ गए। अति संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना भी जो है इसका कारण बनता है। मासिक धर्म से पहले सूजन, प्री मेंस्ट्रुअल एडिमा। ठीक है, आगे है अंतःकरण की रक्त वाहिनियों में अस्थायी कॉन्ट्रिक्शन होना। अब जो अंतःकरण है, ठीक है, अंतःकरण है, कान के आंतरिक भाग है, उसमें रक्त वाहिनी होगा, उस रक्त वाहिनी में टेम्पोररी रूप से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। ठीक है, किडनी रोग होना, हाइपोथायराइज्म होना। तो ये सब कारण है आपके मेनियर्स रोग का। मेनियर्स रोग का कारण मैंने बताया कि स्वायत्ता तंत्र विकार। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विकार, अति संवेदनशील, मासिक धर्म से पहले सूजन होना, अंतःकरण में रक्त वाहिनियों में अस्थायी कॉन्स्ट्रिक्शन होना, किडनी रोग होना, ठीक है, हाइपोथायराइज्म होना। तो ये सब कारण बनता है मेनियर्स रोग का। ओके, लक्षण की बात करेगा तो इसमें 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो कि ऊपर बता चुके हैं। तेज चक्कर आना, सीवियर वर्टिगो, ठीक है। उसके बाद है सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब बहरापन होना, कान में घंटी बजना, टिनिटस। तो ये 3 मेन लक्षण है मेनियर्स का। चक्कर आएगा, बहरापन और कान में घंटी बजना, तीनों में से कुछ हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख इसका लक्षण है। अब ये 3 प्रमुख लक्षण है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी है। ठीक है, जैसे कान भरा हुआ लगना। कान भरा हुआ कैसे लगेगा, क्योंकि जो इंडोलिफ की मात्रा है वह असंतुलन होगा, तो कहीं ना कहीं भरा हुआ ही लगेगा। ठीक है, आगे है जी घबराएगा, उल्टी होना। देखते होइएगा कि आपका कान जब भारी लगता है तो आपको जी मचलने लगता है, उल्टी जैसे मन होने लगेगा, महसूस किए होइएगा। चक्कर आएगा, अधिक पसीना आना, आँखों में अनैच्छिक गति, संतुलन बिगड़ने, गिरना और निर्जलीकरण। तो कान के समस्या संतुलन भी बनाता है। आपको पहले से पता होगा कि कान संतुलन का भी काम करता है। जैसे ही कान में समस्या आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसी प्रकार से मेनियर्स रोग में कान भरा हुआ दिखाई देता है, जी घबराना, उल्टी जैसे लगना, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, आँखों में अनैच्छिक गति होना, ठीक है, नाइस्टेगमस, संतुलन बिगड़ना एवं गिरना, निर्जलीकरण। तो ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप नॉर्मल समझिए ना कि कान में समस्या होता है तो इन सब चीज़ों होता है कि नहीं, भरा हुआ कान दिखता है कि नहीं, जी घबराता है, उल्टी होता है कि नहीं, चक्कर जैसे लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, संतुलन बिगड़ता है, गिरते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये सब होता है। आगे है अब इसका निदान क्या होगा, डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस आपके सामने में है, देख लीजिए। लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, कान भरा हुआ है, बहरापन है, या फिर कान में टिन टिन की आवाज़ आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो जांच किया जाता है। ब्लड की जांच की जाती है। ऑडियोग्राम, जो ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है, ऑडियोग्राम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोनाइस्ट्रेमोग्राफी ईएनजी का स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी ईएनजी और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब का टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा स्थिति लगे तो आपको जो है किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए, ठीक है। ईयर नोज थ्रोट ईएनटी स्पेशलिस्ट से आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, चिकित्सीय प्रबंध क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट। तो देखिए, किसी भी बीमारी के 3 मैनेजमेंट, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट और एक जो है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सब में पॉसिबल है, मेडिकल मैनेजमेंट भी सब में पॉसिबल है, बट ये सर्जिकल मैनेजमेंट जो है सभी बीमारी में सफल नहीं है। मान के किसी को टीबी हो जाएगा तो सर्जरी से क्या मतलब है उसको, समझ रहे हैं। किसी को अस्थमा हो जाएगा तो सर्जरी का उसमें क्या ट्रीटमेंट है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो चिकित्सीय प्रबंध मेडिकल मैनेजमेंट में रोगी को चक्कर आने के दौरान एट्रोपिन एवं एपाइनेफ्रिन दी जाती है, यानी वर्टिगो के लिए दवाई दिया जाता है, ठीक है, एंटी वर्टिगो। दूसरा होता है रोगी को एंटीहिस्टामिन एवं मिल्ड सिडेटिव दिए जाते हैं, जैसे डाइमेन, देख लीजिए, डाइमेन हाइड्रीनेट, फेनोबार्बिटोल, डाइजापाम ये सब सिडेटिव दवा है। फिनोबार्बिटोल आपका एंटीहिस्टामिन दवा है, जो क्या करता है आपको पता होना चाहिए, समझ गए, कि यह चक्कर वक्कर को रोकेगा। डाइजापाम व्यक्ति को शांत करता है, समझ गए, मुंड को। तीसरा है रोगी को अन्य दवाइयाँ भी दी जाती है, जैसे देख लीजिए, डाइफेनहाइड्रामाइन, मेक्लीजाइन, डाइजापाम, यही दवाइयाँ सब है, अन्य दवाई भी दिया जाता है, ठीक है। चौथा है सूजन को कम करने के लिए डायूरेटिक दिया जाता है। अगर सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए डायूरेटिक देते हैं। रोगी को भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि सूजन हो जाता है, ठीक है। रोगी को तरल पदार्थ की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए जैसे ही सूजन हो, तो समझ गए। तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट है, आप याद रखिएगा कि इसमें एंटीहिस्टामिन और मिल्ड सिडेटिव दवाई दिए जाते हैं, ताकि व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा चक्कर या फिर ज़्यादा जो तकलीफ़ है ना हो, ठीक है। और साथ में एट्रोपिन और एपेनेफ्राइन भी दिया जाता है चक्कर रोकने के लिए। हिस्टामिन और सिडेटिव दवाई में डाइमेनहाइड्राइनाइट, फेनोबार्बिटोल, डाइजापाम दिए जाते हैं, ओके। अन्य दवाई भी दी जाती है, जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन, मेक्लीजाइन, डाइजापाम, ओके। आगे चलते हैं। ओडीमा को कम करने के लिए डायूरेटिक्स देनी चाहिए, समझ गए। रोगी को भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, रोगी को तरल पदार्थ भी कम कर देनी चाहिए। तो ये तो हो गया भाई कि मेडिकल प्रबंध, चिकित्सीय प्रबंध। लेकिन अगर चिकित्सीय प्रबंध से कुछ उपाय कुछ सही ना लगे तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसेस अगर है तो सर्जिकल प्रोसेस होगा, तो इसमें बिल्कुल सर्जिकल प्रोसेस होता है, देख लीजिए। यदि ड्रग थेरेपी लाभदायक नहीं हो तो शल्य चिकित्सा की जाती है, ठीक है। रोगी में प्रभावित लेब्रिंथ को हटा दिया जाता है, इसे लेब्रेंथेक्टोमी कहा जाता है। अब इसमें जो प्रभावित लेब्रिंथ होता है, यह भी इनर ईयर का ही जो है एक अंग है लेब्रिंथ। इस लेब्रिंथ अगर प्रभावित है तो इस लेब्रिंथ को हटा दिया जाता है, जिसे सर्जरी के द्वारा हटाने को लेब्रिंथेक्टोमी कहते हैं, समझ गए। तो यही सर्जरी करके हटा दिया जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आपको नर्सिंग प्रबंध लिखना है, तो इसके लिए तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको खुद से लिखना पड़ेगा, समझ गए बातें को। नर्सिंग प्रबंध अभी भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ गए। नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश है, सारा चीज़ें देख लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट का। और आपको अगर कोई भी चाहिए, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मैं हिंदी इंग्लिश सबका मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ओके। चलिए, नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश है, चाहे तो आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सारे के सारे चीज़ मैंने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे प्रश्न, आपके सामने में है, देख सकते हैं।
कहता है रूमेटिक फीवर किसे कहते हैं, इस बुखार के कारण लक्षण, निदान एवं उपचार लिखिए, या रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो चलिए रूमेटिक हार्ट डिजीज जिसे हम लोग RHD कहते हैं या इसी को रूमेटिक फीवर भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में रूमेटिक फीवर होता है तो उसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि यही रूमेटिक फीवर जो है व्यक्ति के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज उत्पन्न कर देता है। समझ गए, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसलिए आपसे रूमेटिक फीवर के बारे में पूछे या रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पूछे, आपको मैं इस वीडियो करा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप दोनों प्रश्न को अच्छे से समझ जाए। ठीक है, रूमेटिक फीवर क्या होता है, समझ गए। देखिए रूमेटिक फीवर एक संक्रामक फीवर होता है, एक इन्फ्लामेटेड होता है। ठीक है, जो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, यह ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन है। सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले कोई पूछेगा कि बताओ भाई रूमेटिक फीवर क्या है। ठीक है, तो आप सीधा बताइएगा कि रूमेटिक फीवर एक सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन है। ठीक है, जो किसके कारण होगा, ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण। समझ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। आगे बताइएगा कि इसमें बुखार व्यक्ति को हो जाता है और बुखार होने के साथ जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है, इसे ही अमावती ज्वर या रूमेटिक फीवर कहते हैं। जब ये चीज़ें व्यक्ति में होता है तो फीवर के साथ में उसके हड्डी के जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज ऐसी दशा है जिसमें हृदय के वाल्व अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यही फीवर जो होता है अगर व्यक्ति में कुछ दिनों तक रह जाए तो यही फीवर जो है व्यक्ति को हार्ट के वाल्व को डैमेज कर देता है। ठीक है, अब जब हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाएगा तो आपको पता है कि यही वाल्व जो है क्या होता है, खुलता है, बंद होता है, तो ब्लड इधर से उधर जाता है हार्ट में। तो रूमेटिक फीवर ही व्यक्ति को रूमेटिक हार्ट डिजीज की दशा में ले जाता है, जहाँ पे हृदय की वाल्व अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। समझ गए, यह एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है। समझ गए ना, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन, यह एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है जिससे सीने व जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी, बुखार, हृदय का तेजी से धड़कना, रेशे व गले में सूजन आदि हो जाते हैं। अब जैसे ही आपके बुखार हुआ, यह बुखार आपके हार्ट वाल्व को अस्थायी रूप से डैमेज कर दिया और डैमेज कर देगा तो आपको सीने में, जोड़ों में दर्द होगा, बुखार तो रहेगा ही रहेगा, हृदय का तेजी से धड़कने लगेगा, आपके रेशे, गले में सूजन आदि के लक्षण होने लगते हैं। समझ गए, तो ये हो गया रूमेटिक फीवर, इसलिए रूमेटिक फीवर से बच के रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये रूमेटिक फीवर होने के क्या कारण होता है, समझ गए। रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज होने का क्या कारण होता है। सबसे पहला है, मैंने आपको पहले बता दिया, स्ट्रेप्टोकोकी हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। समझ गए, यह एक बैक्टीरियल होता है, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि ऊपर में बता चुके हैं, बीटा ए हेमोलाइटिक। ओके, हेरिडेटी अनुवांशिक, यह अनुवांशिक भी हो सकता है यह फीवर। समझ गए, श्वसन तंत्र का संक्रमण, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसका कारण बनता है। मतलब श्वसन वाला जो इन्फेक्शन होता है ना, वह इन्फेक्शन भी रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज उत्पन्न कर सकता है, या फिर अनुवांशिक यह हो सकता है, या फिर यह हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। ओके, लक्षण की बात किया जाएगा, लक्षण क्या क्या होता है इसमें, तो लक्षण की बात करेगा तो आपको पता है, तेज बुखार आएगा। ठीक है, तेज बुखार आएगा, जोड़ों में सूजन रहता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होते हैं जो कि रेसेज आप लोग देख चुके हैं, गांठें बनना, इसमें गांठें बनता है, हृदय में रगड़न होना मतलब कार्डियक फ्रिक्शन, मायोकार्डियम में गांठ बन जाता है, मिट्रल वाल्व सिकुड़ जाता है। समझ गए, उसके बाद जो है आपका सांस में परेशानी होने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो सांस में परेशानी होगा ही होगा, धड़कन तेज बढ़ जाएगा, हृदय से मरमर की ध्वनि की आवाज़ आएगा, सूखी खांसी होगा, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा, बेचैनी होगा। ठीक है, और कोरिया, यह मसल्स की असमान रूप से इन्वॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन मतलब संकुचन होगा।
तो माय डियर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके सामने जितने भी सारे दिए गए हैं यह लक्षण आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए। तो आपके सामने में है, समझने के लिए समझ लीजिए। कारण में बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कारण में तो आप समझ ही गए, 3 ही कारण है। लक्षण में तेज बुखार सबसे पहला बात है, चूँकि बुखार ही है तो बुखार होगा ही होगा। इस बुखार में दर्द व सूजन होता है तो ये भी होगा। लाल चकत्ते धब्बे पड़ जाते हैं, गांठें बनना। अब चूँकि इस बुखार से हृदय को भी अटैक आता है, तभी तो आरएचडी भी इसे कहते हैं। तो हृदय में रगड़ पड़ता है, कार्डियक रिफ्लेक्शन। मायोकार्डियम, हृदय का जो मीडियम लेयर है उसमें गांठें बनता है, समझ गए। मिट्रल वाल्व यानी वाल्व क्षतिग्रस्त होता है, समझ गए। सांस में परेशानी, धड़कन तेज, हृदय से मरमर की आवाज़, सूखी खांसी, भूख न लगना, कमजोरी होना, बेचैनी होना, और मसल्स का एबनॉर्मल इन्वॉलेंट्री। तो ये सब जो है आपके लक्षण है। लक्षण मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। निदान की बात करेगा आपके सामने में है डायग्नोसिस का। तो डायग्नोसिस में कौन कौन सी जांच कराया जा सकता है, देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक जांचें जरूरी है, शारीरिक जांचें। लक्षण की जांच किया जाएगा कि भाई क्या क्या लक्षण दिखता है, पहले उस लक्षण का जांच करें। ब्लड के जांच में WBC जांच, ESR जांच, ESR संक्रमण को बताता है, WBC भी, ठीक है। एल्बुमिन यूरिया का टेस्ट किया जाता है। ECG करवाया जाता है चेस्ट का, चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी कराया जाता है, ठीक है। तो RHD के लिए यह सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं इसके जटिलता कॉम्प्लिकेशन की तरफ, कि अगर इस बीमारी पर ध्यान न दिया जाए तो यह क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जटिलता। सबसे पहले आपके हृदय का जो ऊपरी लेयर है पैंक्रेडाइटिस, उसमें यह इन्फेक्शन कर सकता है। जो वाल्वल स्टेनोसिस है, जो वाल्वल है वह संकुचित हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज यानी जो तंत्रिका है वह क्षतिग्रस्त हो सकता है। हार्ट फेल कर सकता है, लास्ट में डेथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, पैंक्रेडाइटिस, वाल्वल स्टेनोसिस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हार्ट फेलुअर, डेथ। पैंक्रेडाइटिस को हृदय प्रदाह कहते हैं। वाल्वल स्टेनोसिस होता है संकुचन होना, तंत्रिकीय क्षतिग्रस्त, हार्ट विफलता, ठीक है, और मृत्यु, ठीक है। ये जटिलता है। प्रबंध क्या होगा इसका, तो इसका प्रबंध मैनेजमेंट आपके सामने में है। इसका प्रबंध निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, रोगी को एंटीबायोटिक दी जाती है, चूँकि यह एक इन्फेक्टेड है, इन्फ्लामेटेड है, तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। जैसे पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, सल्फिडिजाइन, एरिथ्रोमाइसिन, यह सब एंटीबायोटिक दवा है। यह दवा सब एरिथ्रोमाइसिन, पिप्रासिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, याद रखिएगा। ये पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन कौन सा है, एंटीबायोटिक का ग्रुप का है, ठीक है। आगे आता है रोगी को NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती है, जिससे दर्द को नियंत्रित किया जा सके, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। यह दवाइयाँ दर्द को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 3 है रोगी के आवश्यकता अनुसार अन्य दवा भी देते हैं, जैसे एंटासिड गैस को, जलन को कम करने के लिए, एंटीइमेटिक्स उल्टी को कम करने के लिए, एंटीहिस्टामिन एलर्जी वगैरह को कम करने के लिए। तो रोगी को आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयाँ लक्षण के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसे सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन कहते हैं। चौथा है रोगी को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन आदि, ठीक है। तो ये सब दवाइयाँ देकर ठीक किया जाता है। और लास्ट में अगर मान गए पेशेंट का अगर वाल्व क्षतिग्रस्त हो चुका है, वाल्व अगर डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए सर्जरी, हार्ट का सर्जरी किया जाता है, जिसके लिए बाईपास सर्जरी होता है, हार्ट सर्जरी कोई भी किया जा सकता है। तो सर्जिकल प्रबंध में लिखिएगा कि अगर मरीज का मिट्रल वाल्व खराब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उसके लिए जो है क्या किया जाएगा, सर्जरी किया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग नर्सिंग प्रबंध अपना खुद से लिखिएगा। नर्सिंग प्रबंध आपके सामने में है, बस नर्सिंग प्रबंध आपको अच्छे से इसको जो है क्या करना है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले देख लीजिए, यह आपका मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसमें एंटीबायोटिक देते हैं ये सब, ठीक है। NSAID दवाइयाँ, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अदर मेडिसिन में एंटीहिस्टामिन, एंटीइमेटिक, एंटासिड देते हैं, और स्टेरॉयड दवाई में प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट। ये सब आप लोग देख लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट, ओके।
अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग 2 अच्छे प्रश्न को कर लिए हैं। अब हम लोग को समय जाने का हो चुका है, विदा लेने का। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।